सोचो आप और आपकी वाइफ दोनों हनीमून पर गए हैं और वहां जाकर आप दोनों गायब हो जाते हो, तो आपकी फैमिली को कैसा लगेगा। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही केस के बारे में, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के हनीमून मर्डर मिस्ट्री केस के बारे में। तो ये कहानी शुरू होती है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, जो कि ये दोनों मेन किरदार हैं। राजा जो कि सिर्फ 29 साल का था और इंदौर का रहने वाला था और वहीं के ट्रांसपोर्ट की कंपनी में काम भी करता था। सोनम जो सिर्फ 24 साल की थी, इंदौर की ही रहने वाली थी और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने अपने पापा की ही प्लाईवुड फैक्ट्री कंपनी में ही एचआर मैनेजर की पोस्ट पर ही जॉब स्टार्ट कर दी। तो दोनों की फैमिलीज को लगा कि उनकी शादी की उम्र हो चुकी है और उन्होंने वहीं पर अपनी आसपास की कम्युनिटी में ये मंदिर में जैसे पर्ची डलवाते हैं, उन्होंने भी डलवाई थी, जैसे कि आमतौर पे हम भी करते हैं। तो वहीं पर दोनों फैमिलीज रामनवमी के दिन पहली बार आपस में मिलती हैं और अक्टूबर 2024 में दोनों फैमिलीज का रिश्ता आपस में पक्का हो जाता है और सगाई के लिए 11 फरवरी का दिन फिक्स किया जाता है। और जैसे ही सोनम को इस बात का पता चलता है तो इस बात का एतराज करते अपनी मम्मी से कहती है कि मैं यहाँ पर शादी नहीं करूँगी क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और सोनम जिससे प्यार करती थी वो उसी प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था, उसी के फादर की अंडर, जो कि सिर्फ 21 साल का था और उसका नाम था राज कुशवा। तो इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे बातों में ज्यादा बातें हुई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। तो सोनम की मम्मी ने उसको समझाया कि तुम्हारी शादी सिर्फ यहीं पर होगी। तो सोनम ने गुस्से में अपनी मम्मी से कहा कि ठीक है, आप मेरी शादी तो कर लो, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा आप जरूर देखोगे। तो ये बात तब यहीं खत्म हो जाती है, ज्यादा ध्यान नहीं देती इसकी मम्मी इस पर। और 11 फरवरी को आराम से धूमधाम से दोनों की सगाई हो जाती है। सगाई के बाद राजा जब सोनम से मिलता था तो उसने एक चीज नोटिस करी कि सोनम उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तो यही बात राजा ने अपनी मम्मी से शेयर करी कि सोनम मुझ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती, अगर कोई बात है तो आप उससे क्लियर कर लो। तो सोनम की मम्मी से राजा की मम्मी ने ये बातें शेयर करी। तो सोनम की मम्मी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात भी यहीं खत्म कर दी जाती है और 11 मई को दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से करा दी जाती है। और शादी के कुछ दिन बाद ही सोनम अपने मायके रहने चली जाती है, यानी कि 14 मई को, और वहां से वो 17 मई को वापस आती है। अपने ससुराल लौटते ही सोनम एक जिद पकड़ लेती है कि हम हनीमून पर घूमने चलेंगे, लेकिन राजा अभी हनीमून पर घूमने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो अभी अपने काम में बिजी था। तो सोनम को एक बात पता थी कि राजा जो है कामाख्या मंदिर जाने के लिए कभी मना नहीं करेगा और इसी बात की जिद सोनम ने कर रखी थी। और सोनम ने एक बात और कही कि मेरी मन्नत है, हम दोनों आपस में करीब तभी आएंगे जब मैं पहली बार कामाख्या मंदिर का दर्शन करूंगी शादी के बाद। तो राजा इस बात को मना नहीं कर पाया और सोनम ने टिकट्स बुक करा ली। और टिकट्स बुक कराए तो एक बात और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि टिकट सिर्फ 1 वे की हुई थी और इस बात पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। आमतौर पे हमारा भी नहीं जाएगा, अगर हम भी कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम भी बहुत बारी होता है कि कहीं घूमने जा रहे हैं तो सोचते हैं कि वहीं से टिकट्स आने की बुक करा लेंगे। तो ऐसे ही उनके घर वालों ने भी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तो दोनों 22 मई को मेघालय पहुंचते हैं और वहां जाकर एक होटल बुक कराते हैं और वहां जाकर एक स्कूटी भी हायर कर लेते हैं। अगले दिन 23 मई को वो दोनों ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। उसी दौरान ट्रैकिंग के टाइम सोनम के पास उसकी सास का फोन आता है और उनसे ये वो बात याद दिलाती है कि बेटा आज एकादशी है, तुम एकादशी का व्रत मत करना। लेकिन सोनम इस बात पे जोर देती है कि नहीं मम्मी, मैं अपना एकादशी का व्रत नहीं तोड़ूंगी। तो वो उसको समझाती हैं कि ठीक है, तुम कुछ खाती पीती रहना, तुम्हें कमजोरी ना आ जाए, तुम ट्रैकिंग कर रहे हो। तो ये हर कोई माँ अपनी बेटी को जरूर समझाएगा, तो वो भी वही कर रही थी। तो सोनम ने कहा कि मम्मी यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, ना तो खाने की चीज है ना पीने की चीज है। तो उसकी मम्मी ने इस बात पे गुस्सा करा कि तुम इतनी दूर क्यों गए। ये बात भी सोनम ने राजा के ऊपर डाल दी कि राजा का ही मन था ऊपर तक ट्रैकिंग करने का। उसके बाद इन दोनों का कोई अता पता नहीं होता और दोनों का ही फोन स्विच ऑफ जाता है। अगले दिन 24 मई को दोनों की स्कूटी लावारिस हालत में मिलती है और परिवार वाले भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं।
दोनों के परिवार वाले सीबीआई की जांच के लिए मांग करते हैं और एसआईटी भी बनाई जाती है और मेघालय पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया होता है। 2 जून को सावडोंग झरने के नीचे खाई में राजा रघुवंशी की लाश खून से लथपथ मिलती है और लाश के आसपास चाकू भी मिलता है खून से लथपथ हुआ। उसके आसपास टी शर्ट, मोबाइल और पट्टियां, दवाइयां, ये सब मिलता है और मेघालय पुलिस ने ये केस हत्या के तौर पर दर्ज कर लिया जाता है और वहाँ की पुलिस को ये शक होता है कि शायद स्थानीय लोगों ने ऐसा किया हो या फिर सारा शक सोनम के ऊपर आता है। और अचानक से 9 जून को सोनम यूपी गाजियाबाद में मिलती है। उसी ने अपने भाई को फोन करके बताया कि वो उस टाइम कहाँ पर है और उसके भाई ने पुलिस को सारी जानकारी दी और उसके बाद पुलिस ने यूपी पहुंचकर सोनम को गिरफ्तार कर लिया। और पूछताछ में सोनम ने बताया कि उसको ड्रग्स दिए गए थे और ऐसी नशीली दवाइयां दी गई थी जिसके बाद उसको उस दिन के बारे में, उस टाइम के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब इसके बाद पहला शक पुलिस को कब हुआ? पहला शक पुलिस को तब हुआ जब उसने अपनी सास से झूठ बोला था कि उसने एकादशी का व्रत रखा है। असली बात तो ये थी कि होटल में जब सबसे जानकारी में पूछताछ की गई तो पता चला कि सोनम और राजा ने बहुत अच्छे से खाना खाया था। दूसरा शक तब हुआ पुलिस को जब पुलिस ने टूरिस्ट गाइड से पूछताछ करी। उसने साफ साफ बताया कि राजा और सोनम के साथ 3 लोग और चल रहे थे जो कि हिंदी में बात कर रहे थे। तो इससे पुलिस का शक और बढ़ता गया और पुलिस ने जब सोनम से पूछताछ की तो सोनम ने साफ साफ मान लिया कि उसी ने राजा रघुवंशी की हत्या करी है अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर, क्योंकि वो अपने प्रेमी से बहुत प्यार करती थी और वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि पकड़े जाने के बाद दोनों का प्रेम ज्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि सोनम ने सारा ब्लेम राज के ऊपर डाल दिया कि राज ने ही मेरे को ज्यादा माइंड वॉश करा था, मेरे को भड़काया था, मेरे को इस प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। और इसी का उल्टा राज ने सारा ब्लेम सोनम पे डाल दिया। राज के साथ जो 3 लड़के और थे, सुपारी किलर्स थे, उन्होंने भी सारी सच्चाई यही बताई कि हमने जो भी करा वो सोनम के कहने पर ही करा, क्योंकि हम इतने प्रोफेशनल किलर्स नहीं हैं। हमने ये क्राइम जो करा है ये हमारा फर्स्ट क्राइम है। हमने जो भी किया वो सब सोनम के कहने पर करा, क्योंकि हम सब घबरा गए थे। और ये सब उन सुपारी किलर्स का कहना है कि सोनम ने ही हमें एंड टाइम पर कहा कि हिट हिम, बार बार हमें ऐसा कहा जिससे कि हम घबरा गए और हमें उस पर वार करना पड़ा। और सोनम ने पुलिस को ये भी बयान दिया कि ये सब प्लानिंग जो उसने करी है वो 14 मई से 17 मई के बीच में करी है, क्योंकि जब वो अपने मायके गई थी उसी टाइम वो राज कुशवाहा के साथ मिली थी और वहीं पर दोनों ने मिलकर ऐसी प्लानिंग करने का सोचा जहां पर कोई भी ना हो, पहाड़ी हो, जहां लोग ना हो। तो ये सब ध्यान रखते हुए सोनम ने ये जगह चुनी थी और दोनों इस काम में कामयाबी भी पाते हैं। तो अब आप ही बताइए कि इससे किसी को क्या हासिल हुआ? सोनम जो कि जेल में बैठी है, उसका प्रेमी वो भी जेल में है, राजा जिसकी हत्या हो गई है और दोनों परिवार वाले बिल्कुल सदमे में है, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। तो इससे किसी को क्या मिलना? तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आपके दिल में कोई है, किसी को आप पसंद करते हो, तो सबसे पहले अपने दिल खोल के अपनी सारी बातें बता दो। तो इससे बेटर है कि हमारे दिल में जो है वो हमारे पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि इसका अंजाम आखिर में क्या हुआ। इतनी बड़ी साजिश करने से अच्छा था कि आप शादी ही मत करती, या शादी के बाद अपनी सारी सच्चाई अपने पति को बता देती, शायद वो समझ जाता। अगर नहीं भी समझता तो सबसे बड़ा ऑप्शन है, सबसे बढ़िया ऑप्शन है, आप डिवोर्स ले लेती। लेकिन इतना बड़ा स्टेप, किसी को मारना, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और मेरा मानना है कि आजकल आप जिससे भी अपना रिश्ता तय करने जा रहे हो, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हो, तो उससे दिल खोलकर पहले ही सब कुछ पूछ लो कि आपके दिल में कुछ किसी के लिए और फीलिंग्स तो नहीं है। तो लगता है कि जैसे कि आजकल ड्रम वाली हरकतें हो रही हैं, कोई किसी को मार रहा है, कुछ हो रहा है, कि आजकल लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं। सब वुमेन पावर करते रहते हैं। तो लगता है आजकल की सारी वुमेन अपनी पावर मर्दों को मारने में ही दिखा रही हैं। तो आपको क्या लगता है इस बात पे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये था मेरा मानना कि आपको अपनी राय खुलकर सबके सामने बता देनी चाहिए। अगर आपको मेरी राय पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। मिलेंगे हम अगली कहानी में, तब तक के लिए
अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए।